गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। युग का सबसे पहले मैसेज हमें पढ़ा है आज का। गुड मॉर्निंग करें, फैजान हुसैन करें, गुड मॉर्निंग प्रशांत यादव करें, चरण स्पर्श खुश रहो भाई, प्रदीप, सालेस, आदित्य, मनव्वर, मनीष शर्मा जी कह रहे हैं जय माता दी जय माता दी भाई। नवीन कह रहे राम राम, रजनीश, श्याम महुने चंबल की भूमि से प्रणाम कर रहे हैं, श्वेता, नेहा, चंद्रपाल, राजू, नितेश, क्लास लाइव हो गया है। ओके, तो आप सभी को पहले तो सावन के सोमवार की इस सुबह की बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और ऐसा लग रहा है कि कई दिन हो गए क्लास किए हुए। हर मंडे को मुझे ऐसे ही लगता है, सैटरडे संडे का 2 दिन का गैप होता है तो लगता है कम से कम 10 दिन के बाद क्लास चल रही है। समर्पित, योगेश, सुबोध, सालेस, अमित, अनुराग, विनय चौधरी, सुशील कुमार, नेहा कपूर, सुबोध, सभी को बताई थी कि वर्क का जो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है वो है एफ एस कोस थीटा, बल गुणा विस्थापन इनटू कोस थीटा। फिर मैंने आपको बताया था कि इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, है ना। डॉट हटाएगा तो कोस थीटा आएगा। इसके अलावा मैंने बताया था कि अगर कोई कुली किसी सामान को ऊपर उठाए तो इस प्रोसेस में वो काम करता है प्लस एमजीएच किसी सामान को उठाने में, लेकिन कोई सामान जब ऊपर उठाते हैं तो कोई कुली तो करेगा एमजीएच कार्य, लेकिन जो ग्रेविटी है वो काम करेगी माइनस एमजीएच। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि दरवाजा चाहे खोलना हो चाहे बंद करना हो दोनों केस में पॉजिटिव काम करते हैं। इसके अलावा आपको बताई थी कि जैसे कुछ उठाते हैं तो ग्रेविटी नेगेटिव काम करती है, लेकिन किसी चीज के गिरते समय कुछ गिरी होगी तो ग्रेविटी हमें पॉजिटिव काम करेगी, ठीक है। और ये मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव जो है इन सब के लिए तरीका बताया था कि कार्य पॉजिटिव तब होता है कि जिस तरफ हम फोर्स बल लगा रहे हैं अगर वस्तु उधर कोई विस्थापित हो, उधर कोई डिस्प्लेसमेंट हो तो कार्य पॉजिटिव होता है। फोर्स लगा इधर को अगर वस्तु उसके विपरीत दिशा में जा रही हो तो कार्य नेगेटिव होता है। और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का है तो जीरो। जैसे आपको बताया गया था कि कोई कुली सर पे सामान रखकर सीढ़ियों पे ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव काम करेगा, कोई कुली सर पे सामान रखकर ऊपर जाएगा तो नेगेटिव काम करती है, लेकिन कोई कुली सर पे सामान रखकर सीधा चलेगा प्लेटफॉर्म पर तो कार्य जीरो होगा। तो ये सारी बातें हम क्लास में पढ़ चुके हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि सारी बातें आप पढ़ रहे हैं, आपको क्लियर है। ऐसे नहीं कि उठा के चलाया गुड मॉर्निंग करने क्लास में ना, आप कितना सीरियस हैं वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप क्लास में रहते हैं कि नहीं। और दूसरा ये कि किसी बच्चे को बहुत मुश्किल है पढ़ना बड़ा टफ काम है तो कोई बात नहीं, आप नहीं कर कोई और कर रहा है, किसी और के लिए आसान है तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो उसी काम को कोई और कर लेगा, है ना। तो इसलिए सारी चीज पढ़ कर आओ, डेली क्लास में आओ और ऑन टाइम आओ, ठीक। अब हम आज की क्लास में बढ़ेंगे, इस बात को धीरे-धीरे हम एंडिंग की तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है। और जब टीचर बोलने लगे पढ़ने लगे ना तो उसके बाद में गुड मॉर्निंग करना बंद कर देना चाहिए ना। क्वेश्चन पूछूंगा तब लिखना। चलती क्लास में अगर बीच में गुड मॉर्निंग करना टीचर कुछ बोल रहा है टॉपिक से रिलेटेड वो फिर सही नहीं है, आपको क्लास लेनी आनी चाहिए, क्लास लेनी है। तो आज के कार्यक्रम में हम करते हैं शुरू। देखो इस वक्त एक दो वैरायटी बची है कार्य में, तो भैया मतलब ग्राउंड है सरफेस है और इसके ऊपर मान लो कोई ट्रैक है, कोई वस्तु है, मान लो कि वस्तु है 20 किलोग्राम की। अगर 20 किलोग्राम की वस्तु है ये 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो 20 किलोग्राम की वस्तु है ये 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रही है। अगर मुझे इसकी स्पीड जो है 6 मीटर पर सेकंड से अगर वो 10 मीटर पर सेकंड करनी हो, स्पीड से बढ़ानी हो 6 से करनी है 10 इस 20 किलोग्राम की वस्तु की, तो कितना वर्क कितना कार्य करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आता है, मैं एक बता देता हूं फिर आपसे दो तीन पूछूंगा। मतलब जब भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी वस्तु की स्पीड बढ़ानी है, जैसे स्पीड कितनी करनी है 6 से 10, या किसी वस्तु की स्पीड घटाने की बात करें तो स्पीड बढ़ाने घटाने की बात करें तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा भाई। ऐसा तो नहीं है कि बिना कुछ वर्क किए, बिना कुछ धक्का मारे, बिना कुछ फोर्स लगाए वस्तु की स्पीड बढ़ जाए। जब वस्तु की स्पीड आपको चेंज करनी है, जैसे आप 6 से करनी है कितनी 10, तो स्पीड बदलने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो स्पीड बढ़ाने घटाने की बात करेगा तो फॉर्मूला रखना, स्पीड बढ़ाने घटाने के लिए कितना कार्य करना पड़ता है उसका फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ कि हाफ एम को मैंने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक। अब आप सभी बच्चे शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो उन्हें पता है कि वी का मतलब है कि फाइनल स्पीड और यू का मतलब शुरुआत वाली। अब इस फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्पीड 6 से 10 करने में कितना काम करना पड़ेगा। यहाँ देखो हाफ एम एम की वैल्यू कितनी है 20 किलोग्राम, वी बटा फाइनल वाली स्पीड होती है शुरू वाली फाइनल वाली, तो वी 10 10 कितना हो गया 100, यू है 6 6 कितना हो गया 36, 2 से भाग करेंगे तो 10 आ गए तो 100 में 36 64 आया और एक जीरो आ गई तो वर्क कितना हो गया 640 जूल। यदि पेपर में से क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर स्पीड बढ़ाने या घटाने की बात करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला सीधे लगाना है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। एक बच्चा 800 जूल कैसे गलत है, 800 जूल का किसी हालत में नहीं आ सकता, पता नहीं कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने, ठीक। तो स्पीड बढ़ाने या घटाने के लिए जब हम बात करेंगे तो स्पीड बढ़ाने घटाने के लिए फॉर्मूला क्या है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा इस फॉर्मूले को साइड में लिख लो, स्पीड कम ज्यादा करने के लिए इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, ठीक। अब आते हैं सेकंड पे, देखो ये क्वेश्चन आप करो बेटा। मान लो कि एक वस्तु है, इसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड और इसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड करनी है, तो 100 किलोग्राम की वस्तु की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड करने में कितना वर्क कितना कार्य करना पड़ेगा आपको बताना है। तो भाई तुमने आज बैच परचेज किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको नहीं पता चल रहा कि आज बैच आपने परचेज किया तो पिछली सारी क्लास अपने आप आपके दिमाग में आ जाएंगी, पिछली सारी क्लास कवर कर लो अपना समझ में आ जाएगा। ये करो 100 किलोग्राम की वस्तु की स्पीड करनी है हमें 15 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। हमारे पास आंसर आने शुरू हो गए हैं। नबील जाट का सबसे पहला आंसर है, गलत लगा मेरा आंसर, समर्पित पांडे का है, सतीश कुमार का है, नवीन का है, अमित। तो जितने बच्चे भाई मिस्टेक लिख रहे हैं देखो व्यक्ति ध्यान रखो, यहाँ पे आपका वर्ड कार्य आएगा नेगेटिव, जितने बच्चे पॉजिटिव लिख रहे हैं सब गलत है। मैं आपको समझो आपने स्पीड कितनी की है, आप स्पीड कर रहे हैं 15 से 5 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ा रहे हैं तो स्पीड कम होगी तो यानी कार्य नेगेटिव जा रहा है, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट जो भागा स्पीड कम कैसे होगी इस सबको खींच होंगे, यानी कि आप जो फोर्स लगा होंगे तो इसको फोर्स लगा तो स्पीड घटेगी, यानी इसके विस्थापन के इसके डिस्प्लेसमेंट के विपरीत दिशा में लगाओगे एक तो आपको नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आंसर नहीं आएगा। और आपको पता है कि स्पीड घटाने बढ़ाने की बात करें फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो एम की वैल्यू कितनी है आपके पास 100 है, वी कितना है फाइनल स्पीड 5 का स्क्वायर 25, यू कितना 15 का स्क्वायर 225, ठीक। तो ऐसे हम भाग करेंगे, चलो भाग करते हैं 2 * 100, अब 25 में से माइनस 225 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 200, ठीक है। अब आप सोल्व कर लो 2 * 5 10 0 तो माइनस 5 * 10 और 1 2 3 हो जाएंगे, यानी कि माइनस 10,000 जूल जिस बच्चे लिखा है उसका ठीक है, बाकी जो प्लस लिख रहे हैं तो वैसे गलत है। तो माइनस 10,000 जूल वाला सही है, एक 10,500 पता नहीं कैसे आ रहा बचेगा, किसी का 1,000 आ रहा है। व्यक्ति जाट थोड़ा क्वेश्चन सीख लो भाई बृंदा तुम भी हैं, तुम हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर फॉर्मूले से जब भी मैंने कहा कि आपको स्पीड कम या ज्यादा करने की बात करें दिमाग में बैठा लो, अपनी कॉपी में लैंग्वेज लिख लो, जब स्पीड कम या ज्यादा करने की बात करें वस्तु की तो फॉर्मूला हमारे पास भी है, यहाँ पे फाइनल स्पीड आएगी तो 5 का स्क्वायर 25 यूएस वाट वाली 225, तो जब आप सोल्व करेंगे तो माइनस आएगा, है ना। और वैसे भी आप पेपर में 4 में से 2 ऑप्शन से बात कर देना, जब स्पीड बढ़ाने की बात करेगा तो वर्क पॉजिटिव, स्पीड घटाने की बात करेगा तो वर्क नेगेटिव, ठीक। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, फाइंड वर्क रिक्वायर्ड हिंदी में बात अभी, फाइंड वर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन
a speed of 13 मीटर पर सेकंड to maintain a speed of 13 मीटर पर सेकंड of an object 7.5 kg। हिंदी लिखेंगे 7.5 किलोग्राम की वस्तु की चाल 7.5 किलोग्राम की वस्तु की चाल 13 मीटर पर सेकंड बनाए रखने के लिए आवश्यक बल आवश्यक कार्य ज्ञात कीजिए। आवश्यक कार्य के लिए आवश्यक कार्य ज्ञात कीजिए। या कितना कार्य करना पड़ेगा? 7.5 किलोग्राम की वस्तु की चाल 13 मीटर पर सेकंड बनाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? ये सही शब्द है, कितना कार्य करना पड़ेगा। पेपर कब होगा, ग्रुप डी का जब होगा सबको पता चलेगा, मुझे भी अलग से नहीं पता चलेगा। जब होगा ना तो सबको एक साथ ही पता चलेगा। नवील जाट का सही है, वो सबसे पहला आंसर आएगा। क्या महोनी का महागलत है, समझ पंडे गलत है। भाई हमारे से फिजिक्स की बात करो, केमिस्ट्री की क्लास में करो, नाम क्लास लूंगा केमिस्ट्री की, नाम उसके बारे में कोई आइडिया है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि फिजिक्स के अलावा बाकी आप कोई बात ना करें। अनुराग यादव जी ठीक है, अमित का सही है, भाई बिंदर सही है, सुधाकर उत्तर देखो ये आपने जैसे बस ये दिखा आपके सामने ना, हल्का सा क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलती है और आपके हाथ पैर फूल जाते हैं। तो आपको लगता है कि फिजिक्स बढ़िया सब्जेक्ट कोई नहीं है, इतना म्यूजिकल साउंड वाला सब्जेक्ट है। अब मैं क्या बता आपको कि किसी वस्तु की स्पीड बढ़ानी है घटानी हो तो कितना कार्य करना पड़ता है? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब यहाँ पर स्पीड आपको बढ़ानी है घटानी है, क्या 7.5 किलोग्राम की वस्तु की चाल 13.5 रखनी है, मेंटेन रखनी है। यानी कि इनिशियल स्पीड कितनी है 13, फाइनल कितनी है 13, नेक्स्ट स्पीड को बढ़ाना घटाना तो कार्य जीवन में आएगा भाई। इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड दोनों आपको 13 मीटर पर सेकंड रखनी है। तो कितना कार्य करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ता है आपको स्पीड बढ़ाने घटाने के लिए, अब स्पीड मेंटेन रखनी है, दोनों स्पीड सेम है तो कार्य कितना आएगा? जीरो आएगा। अब इतनी सी बात को मैंने सब बच्चों को बराबर पढ़ाया है, लेकिन कुछ बच्चे सही कर रहे हैं, 37 बता रहे हैं, तो समझ लो कि सिलेक्शन होने ना होने का सही फर्क है। टीचर सबको बराबर ही पढ़ा के भेजता है। अब एक बच्चा जो है वो समझ इस बात को कि स्पीड बताइए, स्पीड बढ़ानी हो या घटानी हो तो कार्य हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब मैं स्पीड बढ़ानी है, स्पीड घटानी है तो कार्य जीरो आएगा। अब पता नहीं आप लोगों ने कौन सी कैलकुलेशन की है, बताओ कैलकुलेशन क्या रहे हो आप? ऐसा तो नहीं है कि फाइनल स्पीड को 13 मान रहे हो, इनिशियल को 7.5 मान रहे हो। अरे भाई 7.5 किलोग्राम की तो वस्तु है, 7.5 किलोग्राम की इनिशियल स्पीड थोड़ी ना है। ये बड़ा गड़बड़ मामला है। मनीष सागर का ठीक है, अमन सिंह का भी ठीक है, शिवांशु गौतम का भी। चलो अच्छा क्यों लेना अभी ये मैंने आपको बताया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर होता है ना, स्पीड बढ़ाने घटाने के लिए फिर मैंने यहाँ पे हाफ एम कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ गया। इसे थोड़ा सा अभी मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताऊं, लेकिन अभी ये आगे चल के आएगी डिटेल में बढ़िया तरीके से। अभी मेरे वर्क चैप्टर जब ये वर्क टॉपिक खत्म होगा फिर हम पावर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे एनर्जी। तो मैं आगे चल के आपको ये बताऊंगा कि अगर एक वस्तु का मास m है और उसकी अगर स्पीड v हो तो स्पीड यानी गति की वजह से, भागने की वजह से वस्तु के पास एक एनर्जी होती है, उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यानी कि अगर किसी वस्तु की स्पीड u होगी, अगर किसी वस्तु की स्पीड u होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम यू स्क्वायर, स्पीड v होगी तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर गतिज ऊर्जा। तो आगे हम पढ़ेंगे कि वस्तु भाग रही होती है, उसकी गति की वजह से एनर्जी स्टोर कर लेती है, उसे काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया कि वर्क जो है क्या हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, बट हाफ एम वी स्क्वायर v फाइनल स्पीड, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, अंतिम गतिज ऊर्जा वस्तु की, u शुरुआत की स्पीड शुरुआती काइनेटिक एनर्जी है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि जो वर्क होता है वो किसके बराबर होता है? ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अंतिम गतिज ऊर्जा और ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। यानी कि किसी वस्तु पर कार्य करते हैं, किसी वस्तु पर किया गया कुल कार्य वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है, इसे वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो मैंने आपको बताया कि कार्य जो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर है, इस वस्तु की स्पीड बढ़ाने घटाने के लिए कितना कार्य करना पड़ता है इतना। तो हम ये पढ़ेंगे कि ये अंतिम गतिज ऊर्जा है, ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है, यानी कि वर्क का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, उसे कहते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय कहा जाता है इसे, तो हमारा कहलाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। एक बच्चा कहा कि पिछले क्वेश्चन में प्रारंभिक चाल जीरो नहीं मान सकते, क्या क्यों मानोगे जीरो? उसने क्या लिखा है यहाँ पे? उसने कहा कि 7.5 किलोग्राम की वस्तु की चाल 13 मीटर पर सेकंड बनाए रखने के लिए उसकी चाल 13 मीटर पर सेकंड है और 13 मीटर पर सेकंड ही बनाए रखनी है। शुरुआत में 13.5 है और लगातार 13.5 ही बनाए रखनी है। उसने कहा कि एक वस्तु विराम अवस्था से शुरू करी है, विराम अवस्था से उसकी स्पीड को 13 करना है। उसने कहा कि स्पीड 13 बनाए रखनी है, मेंटेन करनी है, ठीक है। तो कार्य जो है ये जिसको मैं आपको दिखा रहा था कि स्पीड बढ़ाने घटाने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसे आगे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, इसे ध्यान देना, ठीक है। ये हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब हमारे पास में पेपर में कोई यहाँ से पूछ ले एक वस्तु की स्पीड 5 से 12 करनी है, 12 से 5 करनी है, 4 से 6 करनी है, कितना कार्य करना पड़ेगा निकाल लेंगे। इस वस्तु को नहीं बनाए रखना है तो कार्य जीरो करना पड़ेगा, हम कर लेंगे। इस वस्तु को उठाने में हम कार्य पॉजिटिव करेंगे, इस वस्तु को उठाने में ग्रेविटी नेगेटिव काम करेगी, दरवाजा खोलना ओपन करना पॉजिटिव काम करेंगे। इसके अलावा हमको पता है कि कितना विस्थापन इतना के पीछे एंगल लिखना है, तो वर्क का फॉर्मूला एफ एस कोस थीटा से क्वेश्चन कर लेंगे। वर्क स्केलर क्वांटिटी है, उसे बनाते हैं जूल में और 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। इसे लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, तो वर्क के बारे में अच्छा खासा आइडिया आना शुरू हो गया, ठीक है, ठीक है। तो एक मोटा मोटी साइड बनने लगा। अब मैं धीरे धीरे इस वर्क की जितनी भी वैरायटी है, ये बड़ा काम है वर्क चैप्टर, इसमें जितनी भी वैरायटी है उन सबको हम खत्म करेंगे। एक दो वैरायटी इसमें ओबेसिटी है और मैं सारी आपको क्लास में याद करा दूं। वो सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इसमें, एक वस्तु जमीन पर रखी है, 2 मीटर उठाने में कितना काम करना पड़ेगा? कार्य कितना करना पड़ता है? उसको उठाने में प्लस mgh। किसी वस्तु को जमीन से 5 मीटर उठाया, ग्रेविटी कितना काम करेगी? माइनस mgh। तो वस्तु गिरते समय ग्रेविटी कितना काम करती है? प्लस mgh। तो ग्रेविटी उठाते समय प्लस काम करती है, गिरते समय नेगेटिव काम करती है। इसके अलावा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट देखा तो एफ एस कोस थीटा। इसके अलावा मैंने आपको बताया इसको बढ़ाने घटाने के लिए हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर यानी वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी पड़ेगी, ठीक। अब उसमें कुछ एक क्वेश्चन आता है कि सर्कुलर मोशन में वर्क गति में किसी फोर्स के द्वारा क्या कार्य? वर्क डन बाय फोर्स इन सर्कुलर मोशन। वर्त गति में किसी बल के द्वारा किया गया कार्य। वर्त गति में फोर्स कितना काम करेगा? अब याद करो कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वस्तु सर्कुलर मोशन में है, वर्त गति में है, तो उसे वर्त गति में लाने के लिए एक फोर्स लगता है, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल। अगर वस्तु वर्त गति में है तो जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? सेंटर की तरफ। बराबर कि सर्कुलर मोशन चल रहा है कि किसी वस्तु को वर्त गति में लाने के लिए बल लगता है, अभिकेंद्र बल केंद्र की तरफ लगता है। अच्छा वेलोसिटी वेग है, ठीक। अगर छोटा वेलोसिटी वेग होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। याद है स्पीड की डिस्टेंस अपॉन टाइम, चालों की दूरी बटे समय, वेग होगा विस्थापन बटे समय। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में होगा। अब देखो वर्त गति में हमेशा क्या होगा? अगर एक वस्तु वर्त गति में जो बल है और जो विस्थापन है इनके बीच एंगल हमेशा 90 डिग्री बनेगा। तो सर्कुलर मोशन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल बनता है 90 डिग्री। वर्क होता है एफ एस कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। तो कोस 90 की वैल्यू कितनी? 0। तो कोस 90 की वैल्यू 0 तो कार्य कितना होगा? 0। याद रखना कि वर्त गति में किसी बल के द्वारा क्या कार्य होता है? सुनने इसे याद कर लेना, लिख लेना इसे। वर्त गति में किसी बल के द्वारा क्या कार्य होता है, ठीक है। तो जब भी कोई वस्तु आपसे कहेगा कि सर्कुलर मोशन दिखे, वर्त गति दिखे, तो कार्य बताएंगे 0। अब मैं आपसे काम करता हूं, इसमें एक लास्ट एक चीज और बताता हूं, फिर उसके बाद में फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा पीडीएफ से। देखो बेटा पता है कि फोर्स का फॉर्मूला है एफ एस कोस थीटा, ठीक, ये हम सभी जानते हैं। इसमें हमें एक दो बातें पता है कि मान लो कि केस फर्स्ट अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम हो,
यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बल और विस्थापन के बीच एंगल थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम है, तो बेटा cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। पता है आपको भाई cos 0 की वैल्यू होती है cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है cos 30 की वैल्यू 3/2। अगर 90 से कम थीटा की वैल्यू तो cos थीटा होगा पॉजिटिव, तो कार्य भी आप क्या करेंगे पॉजिटिव करेंगे। ये सेकंड अगर थीटा की वैल्यू एक्जैक्ट 90 डिग्री हो जाए तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो वर्ग भी कितना होगा 0, थीटा 90 होते वर्ग 0 हो जाएगा, ये सर्कुलर मोशन होगा। ये थर्ड अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है, जैसे cos 120 ले लो तो cos 120 होता है माइनस हाफ, तो अगर थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा होगी तो वर्ग होगा नेगेटिव। एक बेसिक सी बात है विधान बैलेंस फॉर्मूले से। हम क्वेश्चन की करते हैं शुरुआत। मोबाइल कहां चला गया मेरा, उसमें पहले देखता हूं किस पीडीएफ में है क्वेश्चन, ये उतार लो। माइक और खराब हो गया। देखो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाया है उससे दिखाया कि जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा था इनकी जो लैंग्वेज है वो पेपर में आपको कैसे दिखेगी। ये लैंग्वेज दिखाने के लिए क्वेश्चन है कि 4 किलोग्राम की वस्तु की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड बढ़ाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। तो वर्क क्या होता है हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो फाइनल स्पीड क्या है 10 स्क्वायर, सो इनिशियल 5 स्क्वायर 25, तो 150 जूल आ गया। तो उम्मीद कर रहा हूं कि समझ गया होगा। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज दिखाने के लिए है, क्योंकि अभी तक मैं वैसे कर रहा था कि भाई एक वस्तु की स्पीड 5 से 10 करनी है तो बताओ कितना कार्य करना पड़ेगा, लेकिन पेपर में लैंग्वेज कैसे दिखाई देगी उसके लिए आपसे पूछा गया है। ठीक है अगला देखना, ये करना क्या कि द वर्क डन ऑन ए बॉडी बाय एन एक्सटर्नल फोर्स कंट्रीब्यूट्स टू अ चेंज इन इट्स, किसी पिंड पर बाहरी बल द्वारा क्या कार्य, क्वेश्चन नंबर 2 मान लो इसे, किसी पिंड पर बाहरी बल द्वारा क्या कार्य उसमें परिवर्तन लाने में योगदान देता है। किसी वस्तु पर जो बाहरी बल कार्य करेंगे वो किस चीज में चेंज करेंगे। सुबह भगत शिवानशु गौतम भाई बरेंद्र विपिन मुकेश दशरथ महतो अमन सिंह चंद्रपाल करते रहिए योग हरप्रीत सिंह प्रदीप। देखो अभी मैंने आपको बताया कि किसी वस्तु पर जो बाहरी बल के द्वारा क्या कार्य होता है वो कार्य होता है काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर। आंसर क्या होगा सी ऑप्शन। वर्क एनर्जी तुरंत पढ़ेंगे ना भी। अब दो बड़े प्यारे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, बहुत सुंदर सुशी क्वेश्चन, इन आपको ध्यान समझना है। देखो इसे क्वेश्चन नंबर 3 बोल देता हूं। ठीक क्वेश्चन में क्या है कि ऐसे 3 वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे हम, बिल्कुल सेम लैंग्वेज के 3 क्वेश्चन, और अभी ध्यान समझना। ठीक है इसने कहा कि एक ट्रक और एक कार समान वेग से चल रहे हैं, यदि प्रत्येक पर समान मंदक बल लगाया जाए तो ब्रेक लगने पर दोनों निश्चित दूरी के बाद रुक जाएंगे। तो क्या ट्रक का डिस्टेंस कार रुकने से पहले ट्रक कम दूरी तय करेगा, रुकने से पहले कार कम दूरी तय करेगी, दोनों समान दूरी तय करेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है वो दो चीजों में कंपेयर करेगा, ट्रक और कार में, एक भारी वस्तु है एक हल्की वस्तु में। वो कहेगा कि दो वस्तु चल रही है, ट्रक और कार चल रहे हैं, इन पर हमने बराबर खींच के ब्रेक लगाए तो कहेगा कि पहले कौन रुक जाएगा या कौन कम दूरी तय करके रुकेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपने करना क्या है कि दो चीजों में कंपेयर करेगा कि पहले कौन रुकेगा। जैसे ट्रक और कार में क्या है कि समान वेग से चल रहे हैं, प्रत्येक पर समान बंधक बल लगाया गया तो ब्रेक लगने पर दोनों निश्चित दूरी पर रुक जाएंगे। तो बताना कि ट्रक पहले कम दूरी तय करके रुकेगा या कार कम दूरी तय करके रुकेगी, दोनों समान दूरी तय करके रुकेंगे। देखो जब ऐसा क्वेश्चन है आपसे समझना कि क्वेश्चन को वर्क एनर्जी थ्योरम से कार्य ऊर्जा पर में से कैसे। देखो आपको बताइए बेटा ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। ठीक और वर्क आप लिख सकते हैं f डॉट s तो होगा हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। अब देखो सारा गेम समझना और बाद में रिजल्ट आएगा ना उसकी लैंग्वेज में डब्बा बना के लिखना। इसके 3 वैरायटी 3 बढ़िया है। अब देखो तो जब देखना कि ट्रक और कार समान वेग से चल रहे हैं, इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दोनों चल रहे हैं समान वेग से, तो क्या कि प्रत्येक पर समान मंदक बल लगाया जाए तो ब्रेक लगने पर दोनों दूरी के बाद रुक जाते हैं। अब मुझे बताना कि भाई दोनों के दोनों जो हैं वो एक ट्रक और एक कार समान वेग से चल रहे हैं, यदि प्रत्येक पर समान मंदक बल लगाया जाए तो ब्रेक लगने पर दोनों दूरी के बाद रुक जाएंगे। ठीक है अब आपको क्या करना है, एक मिनट समझ गया। अब देखना अब आपने वर्क एनर्जी थ्योरम मिली, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अब देखो वो कह रहा है कि दोनों ब्रेक लगने पर दोनों निश्चित दूरी पर रुक जाएंगे। रुकने का मतलब क्या है, दोनों की फाइनल स्पीड 0 करनी है। अब देखो रुकने का मतलब है कि दोनों की फाइनल स्पीड 0 होनी चाहिए। अगर v की वैल्यू 0 कर दूंगा तो पूरा पार्ट ही 0 हो जाएगा, खाली v 0 नहीं होगा। मैं 0 को मल्टीप्लाई करूंगा पूरा पार्ट ही 0 कैसे बढ़ा दो। अब क्या है कि दोनों पर समान मंदक, दोनों पर सेम फोर्स लगाया गया, जो फोर्स वाला पार्ट उड़ जाएगा, कांस्टेंट है दोनों केस में, इसे उड़ा दो। अच्छा यहाँ पर आ जाओ, दोनों कह रहे हैं कि समान वेग से चल रहे हैं, तो पहले एक्सप्रेस दूसरे की 10 थी, यानी कि u भी हट गया, ऐसे क्यों हट गया। लेकिन आप देखेंगे जो डिस्टेंस चली गई दूरी है, जो विस्थापन है वो केवल किसका बचाव केवल m बचा है, यानी डिस्टेंस जो मास पर डिपेंड करेगी, यानी इसका मतलब जिसका मास ज्यादा होगा वो ज्यादा दूरी तक रुकेगा। तो अब ऐसे लैंग्वेज लेना कि कभी ट्रक और कार दोनों एक ही वेग से चल रहे हो, आपको सोचो ऐसे भी भाई एक कार 100 की स्पीड से एक कार 1 की स्पीड दोनों बराबर ही लगाएंगे तो ट्रक काफी देर में रुकेगा, कार जल्दी रुकेगी, जिसका मास कम होगा वो जल्दी रुकेगी, जिसका मास ज्यादा होगा देर में। जैसे ट्रक ब्रेक लगाता है तो बहुत देर में रुकने से ज्यादा ट्रक वजह से, तो जिसका मास ज्यादा होगा वो दूरी तय करेगा, जिसका मास कम होगा कम दूरी, तो विश्राम से पहले कार कम दूरी तय करेगी। यानी आंसर क्या बनेगा इसका हमारा बी ऑप्शन बी। तो अगर कभी पेपर में आपसे ये बोल दे एक ट्रक है और एक कार है, अगर दोनों सेम वेग से चल रहे हो, याद रखना इसमें 3 वैरायटी आती है, एक नहीं 3, दोनों की वेलोसिटी अगर सेम है, दोनों का वेग अगर समान है तो क्या होगा, गाड़ी की स्पीड भी कार की स्पीड भी 100 ट्रक की भी 100, उतनी ताकत भाई हर किसी कार पर उतनी ताकत ट्रक पर, तो ट्रक बहुत जल्द आगे रुकेगा, कार कम दूरी तक रुकेगी, यानी कार जो कम दूरी तक रुकेगी। अगला क्वेश्चन बताते हैं, इसके लिए मुझे पुनः एक चीज कम करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला और बताना पड़ेगा। तो अभी के लिए याद रखना इसकी मैं 2 वैरायटी आपको बताऊंगा। ठीक है तो हां मैंने कार और ट्रक दोनों चलाए बच्चा कह रहा है। अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कह दूं, ध्यान सुनना, अभी तीसरी वैरायटी बात करेंगे। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास में एक ट्रक और कार है, ध्यान सुनना, ये है ट्रक हैवी सा बना लेते हैं, ये है कार। ठीक है ये एक ट्रक कार है, दोनों बेटा सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों की सेम काइनेटिक एनर्जी, जितनी काइनेटिक एनर्जी इसकी है मान लो कि 2000 जूल, उतनी काइनेटिक एनर्जी इसकी भी है 2000 जूल।
दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, गतिज ऊर्जा समान है। तो पिछले केस में क्या था, ये दोनों समान वेग से चल रही थी। इस बार क्वेश्चन क्या है, एक ट्रक और एक कार समान गतिज ऊर्जा से चल रहा है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम। अब दोनों ने बराबर ब्रेक लगाए, दोनों लगाए बराबर ब्रेक। तो आपको बताना है कि रुकने से पहले कौन ज्यादा दूरी तय करेगा, कौन ज्यादा दूरी तय करके रुकेगा। अगर वेग सेम थे तो जिसका मास ज्यादा था अधिक दूरी तय करके रुका था, जिसका मास कम था कम दूरी तय करके रुका था। वेग समान है, अगर दोनों के वेग समान है तो कार कम दूरी तय करके रुकेगा। अगर पूछा जाए दोनों की गतिज ऊर्जा समान है, एक ट्रक है कार, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो आपको बताना है कि दोनों पर सेम फोर्स लगाया तो रुकने से पहले कौन ज्यादा दूरी तय करेगा। रुकने वाले की फाइनली इन्हें रोक देना है, रुकने से पहले कौन अधिक दूरी तय करेगा, ये बताओ। क्वेश्चन के पढ़ने के क्वेश्चन रट्टा नहीं मारना है। अगर ट्रक और कार दोनों सेम ही वेग से चलें, एक ही वेलोसिटी से चलें, तो हमने पढ़ा कि जिसका मास कम वो जल्दी रुकेगा, जिसका मास ज्यादा देर रुकेगा। तो पिछले क्वेश्चन आंसर आया कि कार पहले हो जाएगी। जब दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, मैंने कहा जब ऐसा क्वेश्चन पूछे रुकने वाला तो आपको पता है कि मैं वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब आप देखना भाई, ये बेटा दोनों जो है वो सेम काइनेटिक एनर्जी, शुरुआती काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, तो शुरुआती काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम हो गया। फाइनल दोनों को करना है, तो दोनों की फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसकी भी होनी है, इसकी भी होनी है। रुकने वाला काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर और v की एनर्जी कैसे रुकना है, ये रुक गया। यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, रुकना है और इनिशियल भी सेम है, तो वर्क किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं कर रहा। यानी इस वाले केस में दोनों बराबर दूरी तय करेंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम हो तो दोनों बराबर दूरी तय करते हैं। s1 होगा s2 के बराबर, दोनों का भाई तुक्का नहीं मारना है। जब मैंने कहा कि ट्रक और कार में कंपेयर करें, रुकने की बात करें, आपके वर्क इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गति ऊर्जा में चेंज। अगर दोनों का वेग सेम था तो काइनेटिक एनर्जी को मैंने वेग की फॉर्म में लिया, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। इस वाले केस में दोनों को रुकना था तो v की वैल्यू 0 हो गई, तो पार्ट ही 0 हो गया। और इनिशियल स्पीड दोनों के सेम के समान वेग था तो u हट गया, तो केवल m बचा। और यहां पे दोनों को सेम बराबर बंधक बल लगाना था, फोर्स वेग की s जो है m पर डिपेंड कर रहा है। यहां पे जिसका मास ज्यादा दूरी तय करेगा, जिसका मास कम दूरी तय करेगा। और पेपर में कहा कि दोनों का वेग समान है तो ट्रक जल्दी दूरी तय करेगा, कार कम दूरी तय करेगा, दोनों की गति ऊर्जा समान है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, वो हट गया, पार्ट दोनों की सेम है। फाइनली दोनों को रुकना है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों की 0 हो गई, वर्क किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो हमारा क्या हुआ, दोनों बराबर दूरी तय करेंगे, इक्वल डिस्टेंस। अगर काम तो अपने साइड में लो, अगर ट्रक और कार दोनों की वेलोसिटी वेग समान हो तो कार जल्दी रुकेगी, ट्रक बाद में रुकेगा। दोनों की गति ऊर्जा समान हो तो दोनों बराबर दूरी तय करके रुकेंगे। इसलिए आराम से मैं आपको दे रहा हूं 1-2 मिनट का समय। तो लगे हाथ में आपको तीसरा केस बता देता हूं, तीसरा भी। अब आज इक्वल ज्ञान मत पूछो सामने, जब पूछा जाएगा तो बताना, पर क्या करो बुद्धि दिमाग लगा करो। अपनी करनी जो है ना उसके लिए दूसरे ठीक मत करो, पढ़ना कैसे करनी है ये करो वो करो। अब एक चीज देखना है, जो काइनेटिक एनर्जी है, जो गति ऊर्जा है, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा कि हाफ m v स्क्वायर। अगर एक वस्तु का मास द्रव्यमान m है तो वो v वेग से भागा हो तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m v स्क्वायर। तो जगह कार का वेग कम होगा, ये कैसे पता चला। हरिओम हरिओम हरिओम, क्या करें भाई बच्चे का हैं, उसका कर सकते हैं हम। इसी बच्चे के पास सॉल्यूशन बताऊं मुझे एक बार, इससे सॉल्यूशन दिया जाए। हमने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, क्या ट्रक और कार में आपको कैसे पता चला कि कार का वेग कम होगा, क्या करूं उसका, कोई बढ़िया उपाय दे सकता है, बढ़िया सा किसी के पास हो कम से कम शब्दों में। यादव जी कैसे बात कर रहे हो आप, लग रहा है आपने दूध पीना बंद करके सोचा चाय पी रहे हो तुम भी हैं। यादव लोगों को बुद्धि तेज होती है, वो दुनिया को रास्ता दिखाते हैं, तो हमारे से पूछो कि कार का वेग कम होगा, ये कैसे पता चला। जब हम लोगों ने ये रात को सोना बंद किया, मतलब रात को लेट सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, उसके बाद सुबह उठ के चाय पी रहे हैं, दूध पीना बंद कर दिया, दही बंद कर दिया, तब से हम लोग सुस्त हो गया है। इसे नहीं पता चला कि ट्रक और कार में आपको कैसे पता चला कि कार हल्की होगी। बेटा कॉमन सेंस नाम की कोई चीज होती है, यार आपको कैसे पता चला हैं। मस्त इतना मान के चल रहा है कि बच्चे जो है चाय पीना शुरू नहीं किया है और आपको टाइम से सोते हैं, भरपूर नींद ले रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, स्वस्थ दिमाग इनका कोई मान के चल रहा है। देखो अब एक चीज ना, ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये होता है हाफ m v स्क्वायर, ठीक। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला है जो कुछ बच्चों को पता होता है, कुछ नहीं। अगर हम बात करें वेग की, वेलोसिटी की, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m v स्क्वायर। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है संवेग की फॉर्म में, मोमेंटम की, वो होता है p स्क्वायर अपॉन 2m। तो काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले हैं, अगर वेग देखा हो तो हाफ m v स्क्वायर और संवेग मोमेंटम देखा हो तो p स्क्वायर अपॉन 2m। हालांकि दोनों फॉर्मूले सेम चीज है। देखो मोमेंटम संवेग आपको बताया क्या होता है, मास वेलोसिटी, संवेग क्या होता है द्रव्यमान गुणा वेग, मोमेंटम होता है मास वेलोसिटी। अगर मैं पुट करूंगा ये फॉर्मूला बन जाएगा, p स्क्वायर अपॉन 2m है, p स्क्वायर तो ये m स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर करेगा 2m, ये एक m से कम करके बन जाएगा हाफ m v स्क्वायर, ठीक। तो वो फॉर्मूला बन गया। यानी कि गति ऊर्जा की बात करेगा तो फॉर्मूला गति ऊर्जा में वेग करेगा तो हाफ m v स्क्वायर और संवेग का करेगा तो गति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है p स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, भाई पता नहीं तुम्हें कि कार का वेग हल्का होने कैसे पता चला है, ये करना क्वेश्चन नंबर 3। अमन सिंह का दोनों, ठीक है, हम उससे कुछ भी कह सकते हैं, हम उसके मास्टर हैं, तुम लोग आगे से आगे इस तरह के सब यूज मत करो। अरे कहां चले भाई, अर्जुन ये जी कार हल्की होगी आपको कैसे पता चला, वाह मेरे शेर वाह हैं। इसका तो हमारे पास आंसर नहीं बनता है, जवाब नहीं दे पाएंगे बच्चे को, न्यूटन का दिया नाम है। ये कह रहा है कि हल्का पिंड और एक भारी पिंड, तो यहाँ पे क्लियर कर भाई साहब, अर्जुन भाई ने कहता है आपको कैसे पता चला कि कार हल्की है, यहाँ पर क्लियर कर दिया कि हल्का पिंड और एक भारी पिंड दोनों समान संवेग से चल रहे हैं ना। पहले ट्रक और कार हल्की और भारी वस्तु है, एक चलती समान वेग से, एक चलती समान गतिज ऊर्जा से, यहाँ पे चल रहे समान संवेग से चल रहे हैं और समान बंधक बल रहे हैं, उनके रुकने की दूरी s1 और s2 है, तो s1 और s2 के बीच सही संबंध बताइए। देखो जब भी बड़ा बात करें हल्की भारी में कंपेयर करें कि कौन पहले रुकेगा, तो मैं याद रखना कार का फॉर्मूला होता है वर्क होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं आपको समझा सभी ध्यान से, इस वजह से संवेग से रहता है, संवेग की फॉर्म में तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है p स्क्वायर अपॉन 2m। मेरा फाइनल मोमेंटम लिखेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल मोमेंटम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। अब मैं ध्यान देना ये वर्क क्या होता है f * s, ये फाइनल मोमेंटम फाइनल संवेग और ये इनिशियल। अब देखो ये करेगा हल्का भारी पिंड दोनों समान संवेग से, दोनों का संवेग इनिशियल मोमेंटम दोनों सेम है, इस इनिशियल मोमेंटम दोनों सेम है और रुकने से पहले रुकने का मतलब कि मोमेंटम मास वेलोसिटी और फाइनल रुकने के ऊपर जो जाएगा पूरा फैक्टर जो जाएगा, दोनों का समान फोर्स लगाना है। अगर s जो है और m जो ऊपर नीचे है, याद रखना अगर संवेग सेम हो मोमेंटम सेम हो तो जिसका मास कम होगा वो अधिक दूरी तक रुकेगा। अगर दोनों वस्तुओं पिछले क्वेश्चन में क्या था, अगर दोनों वस्तुओं का वेग समान है, इसलिए लिखना अपनी लैंग्वेज में, ये मैंने भी पहली बार याद किया बचपन में 10th क्लास में, ऐसे याद किया ये समान वेग है, अगर वेलोसिटी दोनों की सेम है तो उसमें अगर वेग सेम हो तो जिसका मास ज्यादा वो अधिक दूरी तक रुकेगा। कार का मास कम होता है हल्की के मुकाबले तो कम दूरी तक रुकेगी, लेकिन अगर दोनों का वेग संवेग सेम है तो हल्की वस्तु अधिक दूरी तक रुकती है, तो हल्की वस्तु दूरी तक s1 भारी की s2, यानी कि s1 जो s2 से ज्यादा होगा। अगर दोनों की गति ऊर्जा सेम होगी तो दोनों बराबर दूरी तक रुकेंगी, तो आंसर क्या होगा हमारा ये, ठीक। भाई लगा अर्जुन तो बुरा मान गया भाई, अगर आपको बुरा लगा भाई तो सॉरी हमारी तरफ से, हाथ जोड़कर दिखने का बच्चा भैया लगा मजाक मजाक में बुरा मान गया, मानना तो चाहिए, तो मैच्योर बड़े हो गए वैसे तो, लेकिन ये भाई बुरा मान गया, दिखाई नहीं दे रहा है हमारे को ऐसा वो नहीं था इंटेंशन, वो कई बार फ्लो में जाता है तो इस बच्चे को बुरा लगाओ तो किसका कमेंट आ नहीं रहा है, तो भावना भाई मुझे चक्कर लेके बच्चा कैसे पूछ सकता है तैयारी करने वाला कि ट्रक और कार में कौन हल्का होगा, ऐसी चीज आती है। तो इसमें टीचर मान के चलते कॉमन सेंस लगाने कि ट्रक और कार में जनरल जब हम जनरल साइड लेंगे तो वो कार ही हल्की होगी ना। चलो अब देखना जब भी मैं कुछ आएगा तीन क्वेश्चन क्यों कराया आपको,
ये तीनों क्वेश्चन एक साथ इसलिए कराए हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो प्रीवियस पेपर मार लेते हैं। मान लो कि प्रीवियस देखा उन्होंने, उस प्रीवियस में लिखा हुआ है कि ट्रक और कार है, तुमने देखा कि उन्होंने ट्रक अधिक दूरी तय करके रुकेगा। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ट्रक पढ़ने अब आपको पता चलेगा कि 3 बात हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि ट्रक और कार बराबर दूरी तय करके रुके, ऐसा भी हो सकता है कि ट्रक अधिक दूरी तय करके रुके, ऐसा भी हो सकता है कि कार अधिक दूरी तय करके रुके। डिपेंड करता है कि सेम क्या लिखा है। हमने क्या लिखा, मैं आपको लिखता हूं शॉर्टकट में। एक केस है, अगर ऐसा कह दे कि काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, ट्रक की भी और कार की भी। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो दोनों बराबर दूरी तय करके रुकेंगे। जितनी दूरी तय करेगी ट्रक उतना ही कार भी। ट्रक और कार सेम दूरी तय करके रुकते हैं। लेकिन पेपर में कहते हैं कि दोनों की वेलोसिटी, दोनों का वेग समान है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, वेग समान है। तो वेलोसिटी सेम होती है तो भारी वस्तु अधिक दूरी तक रुकती है। ट्रक और कार में फिर ट्रक अधिक दूरी तक रुकेगा, ट्रक जो है वो अधिक दूरी तक रुकेगा। केस थर्ड, अगर दोनों का मोमेंटम संवेग सेम है, मोमेंटम संवेग सेम है तो फिर कार अधिक दूरी तक रुकेगी, हल्की वस्तु फिर अधिक दूरी तक रुकती है। हमें हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मनीष सागर माय नेम इज अर्चना, चलिए बढ़िया है। रिंकू कह राधे राधे, रिंकू गवेर, ठीक है। अब ठीक है भाई, देखो काइनेटिक एनर्जी सेम तो ट्रक और कार बराबर दूरी तय करके रुकेंगे, वेग समान तो ट्रक अधिक दूरी तय करके रुकेगा, और संवेग समान है, मोमेंटम सेम है तो कार अधिक दूरी तय करके रुकेगी। मैंने आपको तीनों को बताया एक साथ कि आपको तुक्का नहीं मारना है, आपको दिमाग में रहना चाहिए कि ट्रक भी अधिक दूरी तय कर सकता है, कार भी अधिक दूरी तय कर सकती है, दोनों बराबर भी तय कर सकते हैं। ये हम समझ गए बच्चे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितने बच्चों को बात की होगी तो भाई बताएगा कि सनी वो एन लिखेगा, बताओ। नवीर, मनीष, समर्पित, नेहा, दीपक, सुबोध, अमन सिंह, इन सबको समझ आ गया। शिवम, अजय, करमवीर, मैंने बता दिया, लेकिन मुझे पता है तुम पेपर में जाके जो है ये मार्क तो भाई सब मैं बताऊं से लिख लेना। हिंदी में है काइनेटिक एनर्जी सेम, गति ऊर्जा समान। तो ये तो हिंदी में समझना पड़ेगा कि ट्रक दूरी तय करेगा, कार दूरी तय करेगी, वेलोसिटी वेग समान है तो ग्रेटर देन साइन हिंदी में सेम है, ट्रक दूरी तय करेगा। तो इसमें बड़ी समझने वाली चीज होना, हिंदी में समझ पाए है ना, ये गलत बात है। ये तो मैं एक शब्द नहीं समझ हिंदी में इसका, ये तो अपने को समझने वाली बात हुई। क्लास में 70% बच्चों में हिंदी वाले। ये करना क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा इस टाइप का प्रीवियस ईयर में, ठीक है। मुकेश जी, वेलोसिटी मोमेंटम में कभी जाता है, वेलोसिटी बताइए कि वस्तु की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। मोमेंटम का मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम का मतलब है आपको ये भी पता है कि वस्तु कितना तेज भाग रही है, और ये पता है कि उस वस्तु का मास कितना है। सुबह तक टेस्ट नहीं लोगे, टेस्ट तो चल रहा है, ये हम चलती क्लास में टेस्ट लेते हैं, टेस्ट तो है जब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे बड़ा टेस्ट और क्या होगा, जो टॉपिक पढ़े साथ क्वेश्चन कर लो, इससे बड़ा टेस्ट कुछ नहीं हो सकता। अब आपको पता है टाइप पैटर्न में अगर आपको जाना है तो पता लगे। ये कह रहा है कि एक जंजीर को घर्षण रहित टेबल पर रखा जाता है जिसका एक तिहाई लंबाई किनारे पर लटकी होती है। यदि श्रृंखला की जंजीर की लंबाई L और द्रव्यमान M है तो मेज पर लटके हुए भाग को वापस खींचने के लिए आवश्यक कार्य है। इस क्वेश्चन ने कह दिया कि जंजीर की लंबाई L है, मास M है। कई बार ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में ऐसा आता है कि जंजीर की लंबाई 2 मीटर की है, मास 10 किलोग्राम का है, ऐसे करके आता है, ठीक है। देखो क्या देखना, हमारे पास में एक जंजीर है, ये कह रहा है कि जंजीर जो है वो बेटा ऐसे देखो कुछ, ठीक। एक जंजीर है और कह रहा है कि इसकी एक तिहाई लंबाई किनारे पर लटकी हुई है, जंजीर कुछ ऊपर है कुछ लटका हुआ है, तो कह रहा है कि एक तिहाई लंबाई यानी कुल लंबाई L लटकी है, कह रहा है कि एक तिहाई लंबाई लटकी हुई है। अगर श्रृंखला की लंबाई L और मास M है तो मेज पर भाग को वापस खींचने में कितना कार्य करना पड़ेगा। देखो ये जंजीर लटकी हुई है, इसे वापस से खींचना तो कितना कार्य करना पड़ेगा। अब आपको समझना कि भाई किसी वस्तु को मैंने आपको बताया कि उठाने में कितना कार्य करना पड़ता है, इसी वस्तु को उठाने में कार्य करना पड़ता है mgh, बराबर। किसी वस्तु को उठाना हो, अब जंजीर को खींचना पूरा तो कितना कार्य करना पड़ेगा उठाने में mgh। अब मास कितना है, देखो जो मास M देखा पूरी लंबाई का है वो, देखो L लंबाई जो है बेटा इसका मास M है, L लंबाई का, जो जंजीर ने खींची उसकी लंबाई तो L/3 है, तो L/3 का मास कितना हो जाएगा M/3, यानी मास कितना हो जाएगा M/3 हो गया, ये होगा g। अब h कितना लूंगा, देखना ये बेटा L लंबाई पूरी है, जब मैं ऊपर खींचूंगा ये वाला हिस्सा को L/3 खींचेगा, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा खींचेगा, थोड़ा सा ऊपर ज्यादा इतना भी ऐसा हो। अगर मैंने एक छोटा सा पार्टिकल रखा होता उसे हाथ उठाते उसकी कितनी L/3, लेकिन यहाँ कोई जंजीर फैली हुई है। अब जंजीर फैली हुई, दिक्कत क्या है कि जंजीर का ये वाला हिस्सा थोड़ा ज्यादा ऐसे करें तो जंजीर होना कुछ कंटीन्यूअस फैली हुई हो, उसका सेंटर कितना होगा, सेंटर देखो कहां बनेगा, टोटल लंबाई L/3 है तो सेंटर कितना होगा L/6, तो उसका सेंटर कितना होगा, तो यहाँ पे h होगा, वो देखना कि सेंटर कितना होगा L/6, L/3 का L/6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा mgL/6 आंसर है हमारा भी ऑप्शन mgL/18, ठीक है। देखो जब कभी जंजीर वाला केस आए, आप जंजीर वाले केस में देखना जितना हिस्सा लटका हुआ है उसका मास कितना है। पूरी जंजीर का मास M है तो M/3 होगा, जो जंजीर ऊपर उठानी है उसका मास M/3 है, जो जंजीर उठानी है उसका मास M/3। दूसरी चीज आपको ध्यान देनी है, ये पूरी की पूरी लंबाई है वो L/3 है, तो अब इसमें कुछ ज्यादा उठेगा कुछ कम उठेगा, ये कोई कम कुछ ज्यादा, सेंटर कितना उठेगा, पूरी लंबाई L/3 सेंटर बनेगा L/6 पे, तो कितना आ गया हाइट होगी L/6, तो आंसर आ गया, ठीक है। चलो आज के लिए करते हैं, ठीक है। तो बाकी मेरे क्लास में हम पावर से स्टार्ट करेंगे और बाकी फिर से अभी अगर जो बोला क्या तो फिर से एक बार और बोल लेते हैं, बाकी बच्चों से ठीक है। थैंक यू, बाय, टेक केयर, बाय बाय।